अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर। हम मूड और मिजाज के मौजू पर आपके साथ हर वेडनेसडे की शाम 5 से 6 बजे प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं। हस्ब साबिक मेरे साथ मिस आमना नवाज़ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मूड और मिजाज के मसले पर अपनी माहिराना राय हमें देते हैं और इलाज के बारे में हमें गाइड करते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में एंगर के बारे में और मूड के इस रंग के बारे में बात की, इस पर काफ़ी तफसीली बात हुई। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और आज ग़ालिबन कुछ सॉल्यूशंस के हवाले से हमें अपनी बात को, गुफ्तगू को उस डायरेक्शन में लेके चलना है। वेलकम टू द शो मिस आमना, प्लीज़ गो अहेड। जी, हम लास्ट प्रोग्राम में एंगर के हवाले से बात कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ शक्लें भी डिस्कस की कि गुस्से की मुख्तलिफ शक्लें भी होती हैं और ये भी डिस्कस किया कि गुस्से को आमतौर पर सिर्फ यही समझा जाता है कि शायद ये गुस्से का मतलब है कि कोई चीज़ें तोड़ फोड़, लेकिन हमने मुख्तलिफ शक्लों की बात की कि कैसे कैसे गुस्से की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं जो नज़र आती हैं। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, अगर ख़ास तौर पर बात करें हम मूड डिसऑर्डर्स की, तो उसमें एंगर का जो एलिमेंट है वो बहुत नुमायाँ है। और यूजुअली जब घर वाले अपने किसी लव्ड वन के बारे में बात करते हैं कि मूड इश्यूज़ हैं, तो सबसे पहला जो उनका कंसर्न होता है वो यही होता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बड़ी जल्दी आ जाता है। और हमने ये भी कुछ बात की थी कि गुस्सा बहरहाल एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन ये प्राइमरी इमोशन नहीं है, ये सेकेंडरी इमोशन है। गुस्सा तो जनरली सबको ही आता है, लेकिन क्या चीज़ है जो कि एक नॉर्मल लेवल के गुस्से को एबनॉर्मल बना देती है? उसमें कोई 3 बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी के लिए गुस्सा। जिसमें 3 बेसिक चीज़ें ये हैं कि गुस्सा कितनी इंटेंसिटी से आता है, कितनी शिद्दत से किसी को गुस्सा आता है, यानी गुस्से में क्या वो शख्स आपे से बाहर हो जाता है, उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहता। फिर गुस्से की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या हर वक्त वो शख्स जो है वो गुस्से में रहता है, हर आए दिन उसके इस तरह के गुस्से के कोई पैटर्न्स नज़र आते हैं। फिर गुस्से की ड्यूरेशन कितनी है, क्या जल्दी गुस्सा उतर जाता है या कई कई दिन फिर रहता है और फिर उसकी वजह से फर्दर जो है वो डैमेजेस जो है उसके होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बुनियादी सी, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये 3 चीज़ें यानी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, अगर FID भी हम इसको कहेंगे कि ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है किसी का गुस्से का, उसका मतलब है कि एंगर इश्यूज़ हैं बाकायदा किसी शख्स के और उसको एंगर मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये कीजिएगा बरसबीले तस्करा, मैंने आपकी बात को काटा। बरसबीले तस्करा ये दोहराता चलूँ मैं कि एंगर से मुराद गुस्से की कैफियत नहीं, बल्कि गुस्से की कोई ऐसी शक्ल जिससे उस शख्स की अपनी और उसके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए, ताल्लुकात में ख़राबी हो, आवाज़ बुलंद हो, हाथापाई होने लगे। गुस्से से मुराद दरअसल हमारी गुस्से की वो शक्ल है जिससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं और साफ दिखाई दे रहे हैं किसी की ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही हम अगर बात करें एंगर मैनेजमेंट की, तो एंगर मैनेजमेंट से समझा ये जाता है, आम तासुर ये होता है कि एंगर मैनेजमेंट या एंगर को मैनेज करने का मतलब ये है कि गुस्से को पी जाना शायद, या गुस्सा बिल्कुल ही ना करना, या बस चुप कर जाना, खामोशी इख्तियार करना। गुस्से को मैनेज करने का मतलब शायद ये है। लेकिन एंगर मैनेजमेंट के अगर आप एसेंस को देखें तो उसमें कहीं ऐसी बात नहीं की जाती कि जी आप पी जाएँ, तो गुस्सा पीना भी बाद में आगे चलकर बड़ा मसला पैदा करता है। इसलिए कि जब हम गुस्सा पी जाते हैं तो वक्ती तौर पर तो हम शायद मामलात को सेटल डाउन कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लावा फिर पकता ही रहता है और वो किसी और अंदाज से फिर वो गुस्सा निकलता है और फिर उसी शख्स पे कई दफ़ा बाद में, चाहे छोटी सी बात ही हो, लेकिन उस शख्स पे फिर वो सारा मलबा पिछला भी गिरता है। तो ये जो पीने वाला गुस्सा, अंदर रख के दबा के रखने वाला गुस्सा, या ऐसा गुस्सा जिसको रिज़ॉल्व नहीं किया गया हो, यानी ऐसा ज़ख़म जिस पर मरहम पट्टी नहीं लगाई गई, तो वो तंग करता रहता है हमेशा के लिए। और
कई दफ़ा ऐसे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारा कोई अनरिजॉल्व्ड एंगर है, यानी कि कोई पास्ट के कोई ऐसे बिज़नेस गुस्से का रह गया था जिसको अभी रिजॉल्व नहीं किया गया, और फिर उसकी शक्ल किस तरह से निकलती है कि या तो कोई जिस्मानी बीमारियों की सूरत में, या मूड में चिड़चिड़ापन आता है, या डिप्रेशन की सूरत में, या कई दफ़ा ये भी होता है कि ऐसे अफराद ख़ुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करना या कोई भी रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाना। लेकिन उसके अंडरलाइन कॉज अगर हम ढूंढें तो पता ये चलता है कि कोई अनरिजॉल्व्ड एंगर रह गया था, ऐसा गुस्सा जो कि अभी उस तरह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और अंदर ही अंदर पकता रहा। तो एंगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये बिलीफ, एक तो इसको सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है कि गुस्से को मैनेज करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने गुस्से को पी जाना है या खामोश रहना है या चुप करना है। गुस्से को मैनेज करने से मुराद ये है कि आप अपने सबसे पहले तो अपने जो गुस्से का इजहार है उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंगर मैनेजमेंट की, एंगर के साथ कभी भी ट्रीटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, एंगर ट्रीटमेंट कभी कोई ऐसा टर्म इस्तेमाल नहीं होती। एंगर के साथ हमेशा मैनेजमेंट का वर्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो ख़त्म करना, कंट्रोल करना, दबा देना गुस्सा, ये आगे चलकर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो मैनेज से मुराद है कि आप अपनी उन एनर्जीज़ को किसी हेल्दी प्रोडक्टिव वे में चैनलाइज करें, या किस तरह से हम अपने उस स्टेट को थोड़ा मेलो डाउन करके या न्यूट्रलाइज करके अपने लॉजिकल ब्रेन को हम बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अब हमारे ब्रेन को अगर हम स्टडी करें तो इसके कोई दो हिस्से हैं बुनियादी, कि जिसको एक हिस्सा जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहेंगे, एक हिस्सा जिसको हम लॉजिकल ब्रेन कहेंगे। ये जो गुस्से का एलिमेंट है ये हमारे इमोशनल ब्रेन से ताल्लुक़ रखता है, और इसमें एक बहुत ही छोटा कोई बादाम के साइज़ जितना एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन में जिसको एमिगडाला कहते हैं, जहाँ से जिसकी बदौलत हमें गुस्सा आता है। और ये इमोशनल ब्रेन ही है जो डिसाइड करता है कि ये बात गुस्से वाली है या नहीं है, और जब वो फिर डिसाइड कर लेता है कि गुस्सा है तो फिर वो हमारी पूरी बॉडी में सारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इवन फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारा वो इमोशनल ब्रेन है जो असेस कर रहा होता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट भी करता है। लेकिन जो अगर हम प्रोसेस देखें ब्रेन का, तो इन दोनों पार्ट्स को जो ब्लड सप्लाई है वो एक टाइम पर इक्वल नहीं मिलता दोनों को। उसमें एक टाइम पर एक ब्रेन के पार्ट को ज़रा ज़्यादा ब्लड मिलता है और दूसरे पार्ट को कंपैरेटिवली थोड़ा कम ब्लड सप्लाई होते हैं। यही रीज़न है कि जब कोई गुस्सा करता है तो ज़्यादा ब्लड इमोशनल ब्रेन में जा रहा होता है और हमारा लॉजिकल ब्रेन उतना अच्छे से काम नहीं करता। इसी वजह से जब कोई गुस्से में होता है तो वो कोई अच्छी बातचीत नहीं करता, कोई अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाता, उसके रवैये भी कुछ अच्छे नहीं होते, वो हाथापाई भी कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब जो सीखने वाली बात है एंगर मैनेजमेंट में वो ये कि हम ऐसे कौन से तरीके सीखें कि जिससे हम अपने उस इमोशनल ब्रेन जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है उस टाइम पे, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाए और ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो लॉजिकल ब्रेन को जाए। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम तब सीख सकते हैं जब हमें गुस्सा नहीं आता, यानी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो गुस्सा करने से पहले की सीखने वाली हैं, और कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो जिस वक्त गुस्सा आया होता है तो उस वक्त हमें सीखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जब हमें गुस्सा आ चुका होता है, हम गुस्से में होते हैं, तो कुछ ऐसी स्किल्स उस वक्त सीखने की ज़रूरत होगी कि जिससे हमारे लॉजिकल ब्रेन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिले। अब वो कैसे हो सकती हैं? एक बहुत कॉमन टेक्निक है कि हम डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को, यानी अपने ब्रेन को उस ख़ास मौके जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है तो उस ख़ास मौके से ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करके किसी ऐसी न्यूट्रल चीज़ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें जिसकी अपनी तवज्जो हटा लें उस मामले से। बिल्कुल, अपनी तवज्जो किसी न्यूट्रल चीज़ पे जाके लगाएं ताकि हमारा जो इमोशनल ब्रेन है जो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। उसमें बहुत जैसे अक्सर लोग जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग की एक बात बड़ी करते हैं कि, और ये इसके पीछे रैशनल ये है कि बैकवर्ड काउंटिंग या इस तरह की मैथमेटिक्स की कोई जो सम होते हैं ये ज़्यादातर हमारे लॉजिकल ब्रेन का काम है। तो जब कोई इन कामों में लग जाता है तो उसके इमोशनल ब्रेन थोड़ा सा वीक हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा तेज़ होता है कि बैकवर्ड काउंटिंग में हमारा लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो डिस्ट्रैक्ट करना
एक चीज़ है जो हेल्प करती है। इसके अलावा ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग की बात है कि लंबे गहरे सांस लेना, ये हेल्प इसलिए करता है कि ये हमारे ब्रेन के एरियाज़ जिससे हमें ये महसूस होता है कि शायद कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, जब कोई गुस्सा करता है तो वो उसका दिल भी तेज़ी से धड़कता है, उसकी सांस भी उखड़ती है, बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो जब ब्रीदिंग कोई करता है, डीप ब्रीदिंग, तो ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई होती है, जिसकी वजह से लॉजिकल ब्रेन थोड़ा एक्टिव होता है और वो जो एक ब्रेन को एक मैसेज मिल रहा होता है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें कमी आती है। क्योंकि हमारे ब्रेन को जब गुस्सा आता है और जब स्ट्रेस होती है तो ब्रेन दोनों सूरतों में एक ही तरह से रिएक्ट करता है। यानी ब्रेन को नहीं पता कि इस वक्त हमें गुस्सा आया हुआ है या इस वक्त हमें स्ट्रेस हुई है, क्योंकि बॉडी एक ही तरह से परफॉर्म कर रही होती है। अब इससे दूसरे अगर हम तरफ देखें तो इससे ये भी मतलब समझ में आता है कि जब क्यों गुस्से की वजह से रिसर्चेस ये बताती हैं कि क्रॉनिक बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर। और स्ट्रेस के बारे में भी ऐसी कुछ बातचीत जो है वो रिसर्च के थ्रू सामने आई है कि स्ट्रेस से भी जो है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स और स्टमक प्रॉब्लम्स और डिफरेंट अल्सर्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि बेसिकली ब्रेन एक ही तरह से ऑपरेट करता है, एंगर में भी और स्ट्रेस में भी। हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है, एंगर में भी और स्ट्रेस में भी। तो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हम उस वक्त क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि डिस्ट्रैक्ट करना। हम इन्वायरमेंट को भी बदल सकते हैं, ये भी एक बहुत अहम पहलू है कि हम उस जगह को ही थोड़ी देर के लिए वहाँ से ही उठ जाएँ, सेफ़ एग्ज़िट लेके। हम जो है वो अगेन बहुत सी हालात में पानी बहुत हेल्प करता है हमारे इमोशनल ब्रेन को ठंडा करने में, हमारे जज्बात को थोड़ा काबू करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त जब हमें गुस्सा आता है। तो ये जितनी भी छोटी छोटी टेक्निक हैं, ये उस वक्त अगर हम, यानी आम तौर पर जब गुस्सा आया होता है तो दिल करता है कि अभी कोई फ़ैसला हो जाए, कोई फ़ाइनल डिसीजन मुकम्मल अभी हो, जब हम गुस्से में होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम होता है कि जिस वक्त कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहिए। तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अपने दोनों ब्रेन्स को कि इस वक्त मेरा कौन सा ब्रेन एक्टिव है। पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये लॉजिकल ब्रेन है या इमोशनल ब्रेन है। बहुत से लोगों को गुस्सा करते करते कुछ अपनी मर्ज़ी के नताइज मिलना शुरू होते हैं, तो उनके लिए गुस्सा एक टूल की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। लेकिन आपने बात करते हुए कुछ देर पहले ये कहा कि गुस्सा, ख़ास तौर पे गुस्से की वो शक्ल जो अनरिजॉल्व रहती है, वो कई दफ़ा बीमारियों का सबब भी बनती है, या लोग अपने आप को या दूसरे को जिस्मानी अजियत या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है? देखिए, गुस्सा अगेन जैसे हमने बात की कि इमोशनल ब्रेन जब एक्टिव होता है तो फिर हम कोई सही फैसले नहीं लेते। गुस्से का जो एलिमेंट है या इमोशनल ब्रेन है, इसकी कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है तो ही ये एमिगडाला हमारे ब्रेन में मौजूद है। और रिसर्चर्स ने, जब साइंसदानों ने देखा ये ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जैसे चीते हैं या शेर हैं, उन पर स्टडी ये की गई कि उनके ब्रेन के ये इस पार्ट को निकाल दिया गया जब, तो देखा गया कि वो बिल्कुल ही कोने में जाकर बैठ गए और उनके सामने जो है जब गोश्त वगैरह भी रखे तो वो उस तरह से उस पर झपटे नहीं, बिल्कुल वाइल्ड नहीं हुए और कोई उन्होंने ऐसा सच एक्शन भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा ही आप समझे कि उनको देख के लग रहा था कि बहुत ही लेथार्जिक हैं, थके हुए हैं। तो देखा ये गया कि हमारा ब्रेन को कहीं ना कहीं इस एलिमेंट की ज़रूरत भी है। हमने लास्ट प्रोग्राम में जैसे बात भी की थी कि जंगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस पार्ट की, कॉम्पिटिशन्स में इस पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। फ़ाइट और फ्लाइट के जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे कोई जानवर पीछे लगा हुआ है किसी के, कोई चोर पीछे है कोई, तो हमें इस पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, यही हेल्प करता है। बिल्कुल, ख़तरे की, शिकार में इसकी ज़रूरत होती है, रेसलिंग में इसकी ज़रूरत होती है। तो अगेन इस पार्ट की ज़रूरत डेफिनेटली है, लेकिन जैसे बात की मैंने कि चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। ये एंगर एक एनर्जी है जिसको अगर हम राइट वे में चैनलाइज करें तो कहीं ना कहीं हम इसको अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग रिएक्टिव हुए होते हैं, जब उनको गुस्सा आया होता है तो वो उसी वक्त ही कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाह रहे होते हैं। और एक बड़ी मशहूर एक कोटेशन भी है कि व्हाट बिगिंस विद एंगर एंड्स इन शेम।
तो आखिरकार ऐसे फैसलों के बाद फिर उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है या बहुत से डैमेजेस का सामना भी करना पड़ता है। उन डैमेजेस में ये चीज़ें शुमार हैं कि जिसमें हम या तो किसी और को हर्ट कर देते हैं, फिज़िकली हर्ट कर देते हैं, या अपनी ज़बान से हर्ट कर देते हैं, या कोई ऐसे फैसले ले लेते हैं किसी और के ख़िलाफ़ जो कि जिससे हम किसी को हर्ट कर सकते हैं। फिर अपने ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे फ़ैसले लेना, जैसे गुस्से में ख़ुद को कट्स लगाना, गुस्से में ड्रग्स का इस्तेमाल करना, गुस्से में रैश ड्राइविंग करना, ये वो तमाम बिहेवियर्स हैं जो कि ये ऐसे फूलिश रिस्क हैं जो हम गुस्से की बदौलत लेते हैं, जो कि बाद में नुकसानदेह भी होते हैं। इसका मतलब है कि गुस्से की कैफियत में सोचने समझने या रिस्क को एवेल्यूएट करने की सलाहियत भी कुछ ना कुछ मार्जिनलाइज या न्यूट्रलाइज होती है या कम होती है, जिसकी वजह से सेहतमंदी में या राइट माइंड में अगर वो शख्स ऐसा काम नहीं करता तो गुस्से की हालत में वो बड़ा स्टेप उठा सकता है या उसके बारे में एटलीस्ट सोच सकता है। बिल्कुल। और अगर एक दफ़ा सोच आ गई तो इम्कान है कि कभी ना कभी वो उस पर अमल भी कर सकता है। तो इस तरह के बड़े हुए और अनरिजॉल्व गुस्से में तो फिर मत भी मारी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर लोग गुस्से को इस तरह से नहीं देखते। हम सबका किसी न किसी हवाले से यही ख्याल है कि गुस्सा अच्छा तो नहीं होता, पर इतना भी मसला नहीं होता। और इससे काम भी निकल जाता है, हमारा काम भी बन जाता है इससे। और गुस्से की कैफियत में काफ़ी लोग अपने आप को चूँकि जस्टिफाइड भी उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से फील कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि जहाँ पर दूसरे टूल्स काम नहीं आते वहाँ गुस्सा या सख्ती का एलिमेंट, डंडा चलाना या इस तरह की बातें जो मशहूर हैं, तो उससे, लेकिन आपके बताने से तो ऐसा लग रहा है जैसे गुस्सा हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को, हमारी सोचने समझने की सलाहियत को, कॉग्निशन को हर्ट करता है, अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से लोग नशे तक या अपने आप को नुकसान पहुंचाने तक या अपने या किसी दूसरे के लिए बुरे फैसले करने तक, जो कि वो आम हालात में नहीं करेंगे, इस तक मोटिवेट हो सकते हैं या एक्चुअली वो ऐसा कर भी सकते हैं। एक टर्म तो ये भी इस्तेमाल की जाती है जिसे लीथल एग्रेशन भी कहते हैं, जो कि गुस्से की कोई बहुत एक्सपेंडेड और एम्प्लीफाइड फॉर्म है, जिसमें इंसान दूसरे को अजियत और जान ले लेने की माइंडसेट से ऑपरेट करता है, दरपे होता है, और जाहिर है उनमें से कुछ लोग ऐसा कर भी देते हैं। बाय द वे, मैं क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम सेहतमंद लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें इन अ वीक मोमेंट गुस्से की ऐसी बड़ी हुई कैफियत का सामना हो सकता है कि वो कोई गन या वेपन उठा लें और इन द हीट ऑफ द मोमेंट फायर कर डालें, जिससे किसी की जान चली जाए और इसके नतीजे में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो जाएं, उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़े, उनके घर वालों को तकलीफ़ें उठानी पड़ें, जो फौत हुआ उसके घर वालों को ज़िंदगी भर का रोग लगा रहे। बिल्कुल। तो गुस्से की ये शक्लें, आमतौर पर ऐसा भी होता है कि गुस्से की ऐसी शक्ल को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, इसे एक अनडिस्कसेबल सा टॉपिक समझ के या डर की वजह से कि ऐसे किसी शख्स की हम कैसे मदद करें। तो आपकी बात से तो ऐसा लगता है जैसे ऐसा करना ज़रूरी है, ये कोई ऐसी ऑप्शन या चॉइस नहीं है जो चाहें तो कर लें, ना कर सकें तो कोई बात नहीं, ये कोई ज़रूरी काम है जो हमें करना पड़ेगा। किसी लव्ड वन में अगर हमें कोई ऐसी कैफियत नज़र आती है तो क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल। गुस्से के बारे में जो शख्स, कोई लव्ड वन अगर गुस्से में रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी ज़्यादातर घर वाले कहते हैं कि उसकी नेचर ही ऐसी है, ये गुस्से वाला है, ज़रा गुस्सीला है, और उसके गुस्से की वजह से ऑलमोस्ट सारे घर वाले अफेक्ट भी हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट समझा जाता है कि शायद इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तो बर्दाश्त करते रहते हैं आम तौर पर। और कई दफ़ा हम किसी के गुस्से को बर्दाश्त कर करके उसकी मज़ीद मुआवनत करते हैं कि वो और ज़्यादा गुस्सा करता रहे। और हमने जैसे लास्ट प्रोग्राम में बात की कि गुस्सा जो है वो आता भी ज़्यादातर उन्हीं पर ही है जो हमारा गुस्सा ज़रा बर्दाश्त कर सकते हैं,
और ये बड़ा इंटेलिजेंट होता है गुस्सा। तो आमतौर पर घर वाले ज़्यादा इफ़ेक्ट भी होते हैं इसी वजह से कि हम किसी अपने लव्ड वन का गुस्सा बर्दाश्त करते रहते हैं मोहब्बत में, या उसकी अपनी घर वालों की अपनी मासूमियत भी उसमें शामिल होती है कि अच्छा ठीक है बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस शख्स के साथ भी ज़्यादती करें कि जिसको हम ये इनडायरेक्टली सिखा नहीं रहे कि गुस्से से बात नहीं बनती, बात करने से, अच्छे तरीके से बात करने से ही मसले का हल निकलता है। तो इनेबल करते करते कई दफ़ा गुस्से की कैफियत में इतनी ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है कि वो बाकायदा एक मेंटल इलनेस की शक्ल कई दफ़ा इख्तियार कर जाती हैं कि जब हम किसी का गुस्सा कॉन्स्टेंटली बर्दाश्त करते रहें और उसको मज़ीद बढ़ावा देते रहें और हर दफ़ा हम जो है वो उसको एक चांस भी देते रहें हमेशा, तो वो उसकी बिहेवियर्स में उसकी हैबिट्स हम और ज़्यादा पुख्ता कर रहे हैं गुस्से के हवाले से अगर हम बात करें तो। गुस्से की एक शक्ल रोड्स पर भी लोगों के दरमियान इंटरेक्शन में नज़र आती है और उसे रोड रेज भी कहा जाता है कि कुछ लोग जब रोड पे आते हैं तो उनके अंदर झगड़ा करने या उलझने या छोटी छोटी बात को अना का मसला बना लेने की कैफियत भी नज़र आती है। क्या ये भी गुस्सा एम्पलीफाइड है? क्या ये भी कोई गुस्से की बिगड़ी हुई ख़राब शक्ल है? जी बिल्कुल, और उसमें कल्चरल एस्पेक्ट को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ कल्चर भी उसकी इजाज़त ज़्यादा देता है और देखा भी यही गया कि ज़्यादातर उन्हीं कल्चर्स में ही इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और आम देखे गए हैं कि जिन कल्चर्स में ज़रा इजाज़त है या गुस्से को एक मर्दानगी या कोई मैस्कुलिनिटी से कंपेयर किया जाता है, तो ये एलिमेंट भी देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमारा इन्वायरमेंट हमें मज़ीद रीइंफोर्स कर रहा है, मज़ीद इनकरेज कर रहा है इस तरह के बिहेवियर्स को एग्जिबिट करने में। आपने इन्वायरमेंट की बात की, कल्चर की बात की, तो कई दफ़ा ऐसे लोग जो गुस्से की बड़ी हुई कैफियत से अफेक्टेड होते हैं उनके घर वाले भी कई दफ़ा मामले की नौयत को या उसमें दखल अंदाजी ना करने की पोजीशन होते हैं, तो फिर वो कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेबल्स भी यूज़ करते हैं जिससे गुस्से को बढ़ावा मिलता है। ये बात हम डिस्कस करेंगे ब्रेक से वापसी के बाद। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। माइंडलेस ईटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। एंड माइंडलेस ईटिंग होती क्या है, जो कि वर्ड एक बज़ाहिर खुद भी कुछ ना कुछ झलक दिखा रहा है कि सोचे समझे बगैर खाना, या तो ज़्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना। तो ये कैसे हम पे इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और कैसे ये माइंडलेस मार्जिन या माइंडलेस ईटिंग कैसे हमें हेल्प कर सकती है वेट इंक्रीज़ करने में या वेट डिक्रीज़ करने में। सो जो लोग वेट इंक्रीज़ करने के बारे में भी हमसे पूछ रहे होते हैं तो उनसे बेसिकली यही हम उनको बताना चाहेंगे कि जब जो स्ट्रैटेजीज़ हम वेट डिक्रीज़ करने के लिए बताते हैं उसका लेवर अगर आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दें तो वही चीज़ें आपको वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी। जैसे हम कैलोरी काउंट की बात करते हैं तो कैलोरी काउंट सिर्फ वेट कम करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वेट ज़्यादा करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हम अगर वॉक की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि जिन्होंने वेट इंक्रीज़ करना है तो वो वॉक बिल्कुल ना करें। वॉक डेफिनेटली रिक्वायर्ड है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाती है। वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर,
और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है, जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है, जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है, ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना हो सके। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक में जाने से पहले गुस्से के बारे में बात कर रहे थे। हम अपनी बात को वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ से हमने ब्रेक पे जाने से पहले एंगर के बारे में हम जो है बात कर रहे थे। प्लीज़ मिसाम करिए। जी, एंगर मैनेजमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, कुछ एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि एंगर जब गुस्से में हम होते हैं तो उस वक्त हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन अदरवाइज़ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम काम करें तो इन जनरल हम अपने एंगर इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट है हमारी थॉट का एस्पेक्ट, हमारे थिंकिंग स्टाइल का एस्पेक्ट, जिस अंदाज से हम सोचते हैं। अगर हम अपनी सोचों पर कुछ ऐसे, क्योंकि कुछ ख़ास सोचें होती हैं जो कि हमें ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं। हमने जैसे लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ ऐसे बिलीफ्स होते हैं जिससे हमें गुस्सा आता है, जैसे कि मेरा कसूर नहीं था, उसका कसूर था, या उसने ऐसी बात ही की है तो इस पर तो मुझे गुस्सा आना बनता है, जिसमें हम जस्टिफाइड अपने आप को करते हैं कि नहीं, मेरा गुस्सा तो जायज़ था। ऐसे कोई बिलीफ, या जिसमें हम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा जब करते हैं कि सारा कसूर उसी का है, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, तो उसी को अब प्राइस पे करनी होगी मेरा गुस्सा बर्दाश्त करके। तो इस तरह की थॉट्स भी हमें और ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं। या ऐसी सोच कि इसकी हिम्मत कैसे हुई या इसकी ज़रूरत कैसे हुई मुझसे इस तरह से, इस अंदाज से बात करने की, तो तब भी हमें गुस्सा ज़रा ज़्यादा आता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की कि हम कैसी सोच रखते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। और ये बहुत प्रैक्टिस का अमल होता है कि जब हम अपनी सोचों के या नज़रियात को जब बदलते हैं तो कैसे हमारे मूड मिजाज में भी तब्दीली आती है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि अपनी थॉट्स पर काम करने की ज़रूरत होती है। फिर कुछ बिहेवियर्स पर काम, कुछ बॉडी लैंग्वेज पर काम करने की ज़रूरत भी होती है, ख़ास तौर पर तब जब हमें गुस्सा आ रहा होता है। तो एक तो ये कि आइडेंटिफाई करना कि इस वक्त हमें गुस्सा आ रहा है, ये पहला स्टेप है कि वार्निंग साइंस डिटेक्ट करना कि अगर हम हमारी वॉइस टोन ऊंची हो गई है तो हम पहचान सकते हैं, लाउड हो गए हैं, बिल्कुल हम ऊंची आवाज़ में बातचीत करना शुरू कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि गुस्सा आ रहा है। तो वार्निंग साइन से भी पता चल सकता है कि हमें गुस्सा आ रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज पर काम करना एक तो ये ज़रूरी है कि बिहेवियर्स पर हम कैसे काम करें, आवाज़ को धीमा रख के, अपने हवा में कई दफ़ा हम मुक्के लहरा रहे होते हैं तो उनको भी फिंगर पॉइंट्स करके बात करना, बिल्कुल फिंगर पॉइंट करना, या किसी के ऊपर चढ़ के बहुत ज़्यादा उस पर बात करना। ये बॉडी लैंग्वेज को बेहतर दुरुस्त करने से भी एक मैसेज आता है ब्रेन को कि नहीं, थोड़ा ठंडे हो जाओ। तो बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करना, अगर आप खड़े हैं तो आप तसल्ली से बैठ जाएं, बैठकर बात करें, तो ये हेल्प करता है। दूसरा, कुछ फ़िज़िकल, अगर हम बात करें फ़िज़िकल सिम्टम्स पे बात करें तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कोई शख्स अगर प्रॉपर स्लीप अगर उसने नहीं ली हुई है और कई दिनों से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई तो नेचुरली चिड़चिड़ापन आएगा। तो ये वो काम है जो हमें गुस्सा आने से पहले के करने वाले हैं कि हम अपनी नींद का ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, थकावट बहुत ज़्यादा अपने आप को ना दें। तो स्लीप पर काम करने की ज़रूरत होती है। डाइट कई दफ़ा हमारी ऐसी होती है, यानी हम कुछ ऐसी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं जिससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है।
उसमें एक सबसे कॉमन चीज़ है कि ये जो बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा हमारे अंदर बेचैनियाँ ज़्यादा डेवलप करता है। सिगरेट्स का इस्तेमाल करने से बड़ी जल्दी हम चिड़चिड़े, बड़ी जल्दी हमारे मूड स्विंग्स आते हैं। तो डाइट को भी थोड़ा मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। फिर जहाँ हम सिम्टम्स की बात करते हैं या फिज़िकल लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं या हेडेक के इश्यूज़ हैं तो उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर दर्द और ब्लड प्रेशर ये वाली चीज़ें भी हमारे गुस्से को बढ़ाती हैं। फिर अगर हम फिज़िकल लेवल पे बात करें तो वॉक या एक्सरसाइज अगर ज़िंदगी में हम शामिल करें तो ये भी हमारे मूड को स्टेबल रखती है। और ख़ास तौर पर वॉक तब ज़्यादा अच्छे हेल्प कर सकती है जब कोई गुस्से में हो। यानी गुस्सा, अगर कोई गुस्से में है और वो थोड़ी वॉक करने चला जाए तो एक तो उसके वो जो बहुत ज़्यादा जो हाइटेंड एनर्जी है उसमें थोड़ी कमी आएगी, थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। इससे उसके, क्योंकि वॉक से, एक्सरसाइज से हमारे ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे मूड को बेहतर रखते हैं। तो एक तो मूड में भी बेहतरी आएगी, फिर एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गुस्सा निकालने का, भड़ास निकालने का दिल करता है जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो वॉक करने से हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, यानी उसका इस्तेमाल कहीं और हो जाता है। तो फिर जिस पर गुस्सा आ रहा होता है उस पर इतना गुस्सा निकलता नहीं है। तो फिज़िकल एलिमेंट्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने मूड को भी मॉनिटर करना एंगर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है कि मूड को कैसे मैनेज किया जाए। चिड़चिड़ा है या ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िंदगी में ह्यूमर को शामिल नहीं रखता, कोई मजाक का एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं रखता, या जिसको बहुत ज़्यादा संजीदगी बिल्कुल, या बहुत आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो लोग ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सड़ियल है, हर वक्त दुखी सा रहता है, कभी खुश नहीं होता किसी बात पे। तो मूड को मैनेज करना भी बहुत हेल्प करता है। और बहुत सी रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि जो लोग ह्यूमर का एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, मजाक का एलिमेंट, तो उनके ज़िंदगी में गुस्से ज़रा कम आते हैं। इवन जब उनको गुस्सा आया होता है तो अगर उसमें भी अगर वो ह्यूमर के एलिमेंट ऐड कर दें तो उनके गुस्से में कमी आती है। तो मूड मैनेजमेंट भी एंगर को हेल्प करती है। फिर एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे मूड को चेंज करता है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हम कॉन्स्टेंटली रह रहे हैं जहाँ से इधर से भी बहस हो रही है और उधर से भी बहस हो रही है और हम उसी में बैठे हैं, तो चांसेस कम हैं कि हम वहाँ पर बैठकर अपने गुस्से को काबू में रखें। तो इन्वायरमेंट बहुत हेल्प करती है। उस जगह से, छोटी जगह से उठ के अगर कोई खुली जगह पे चले जाएं तो हमारे गुस्से को हेल्प करेगी। और इन जनरल भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम हर वक्त किसी एक ख़ास ही माहौल में रहने की बजाय कि अगर बंद है, किसी बाहर खुली जगह पे नहीं जा रहे, तो ज़रूरी है कि हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए हमारे मूड को मैनेज करने के लिए। तो एक इस एलिमेंट को, फिर एक और एलिमेंट है जो एंगर मैनेजमेंट को हेल्प करता है और रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो भी ख़ास तौर पर उस एंगर को जिसको हम अनरिजॉल्व्ड एंगर का नाम हमने दिया, कि ऐसा गुस्सा जो कि हमने दबा के रखा, दिल में कोई रंजिश है किसी के बारे में और दिल साफ़ नहीं हो रहा किसी के बारे में, तो वो एलिमेंट बड़ा हेल्प करते हैं। और उस एलिमेंट को हम कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी कि रूहानियत का आंसर अगर हम थोड़ा इसमें डालें तो वो भी हेल्प करता है। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो होगी दरगुजर करना या माफ़ करना। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंगर मैनेजमेंट में अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को ऐड करे, क्योंकि इससे हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो दरगुजर करना, फॉरगिव करना, और फॉरगिवनेस के लिए ज़रूरी है एक और स्किल जिसे हम कहते हैं एम्पैथी, यानी अपने आप को किसी और की जगह पे रख के सोचना, किसी और के जूतों में अपने पाँव को डाल के सोचना कि मैं अगर इसकी जगह पे होता तो मेरा क्या रवैया होता। तो जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं, यानी दूसरों की तरफ उनका इस तरह का एक नज़रिया होता है कि अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचते हैं, तो बहुत सी चीज़ें फिर हमें उनकी साइड की स्टोरी भी समझ आ जाती है। और ये जो वन साइडेड बिलीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा कि इसने मुझे हर्ट किया तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, या इसने मेरे साथ ये किया, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा जब शामिल होती है तो हम किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं समझ सकते। तो स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी हमें फॉरगिवनेस में हेल्प करता है और एंगर को मैनेज करने में हेल्प करता है।
तो जब एंगर को मैनेज करने की बात है तो कोई एक ख़ास फार्मूला हम नहीं लगा सकते कि बस ये एक चीज़ है जो कि सभी लोग करें तो उनका गुस्सा बेहतर हो जाएगा। यानी एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम कैसे गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी टेक्निक्स ज़रूरी भी नहीं कि एक ही साथ अपनाई जाएँ या एक ही शख्स सारी की सारी इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट इन तमाम एस्पेक्ट्स को कंसिडर ज़रूर करें जब हम एंगर को मैनेज करने की बात करते हैं। क्योंकि गुस्से को मैनेज करना सिर्फ ऐसा नहीं कि बस थॉट पे काम कर ली जाए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को भी हेल्प ज़रूरत होती है ठीक करने की। या अगर हम कहेंगे सिर्फ एनवायरनमेंट बदल दें, क्योंकि कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि बस मैं इस माहौल से चला जाऊँ तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से भी नहीं आएगा कोई तब्दीली। तो ओवरऑल हमें कुछ होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत होती है जब हम गुस्से को काबू करने की बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इस मौजू पे भी बात की कि कई दफ़ा किसी फैमिली मेम्बर को जो अनरिजॉल्व या ज़्यादा गुस्से का सामना होता है, जिसमें फ़िज़िकल होना मामूल होता है, चीखना चिल्लाना मामूल होता है, चीज़ें तोड़ फोड़ना, दरवाजे बैंग करना, मोबाइल को दीवार पर दे मारना, रिमोट कंट्रोल को दीवार पर दे मारना, ऐसे लव्ड वन से बात करना भी मुश्किल होता है। तो बात तो नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखने में आया है कि इसको टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, इसे जस्टिफाई करके अपने दिमाग में दिल में समझने के लिए कुछ लेबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये ज़िद्दी है या अथरा है या लाडला है। तो क्या अनजाने में इन चीज़ों से कोई नुकसान मज़ीद बढ़ तो नहीं रहा होता? क्योंकि इससे तो ये तासुर भी पैदा होता है कि अगर किसी दिन उस शख्स ने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी की तो उस वक्त चूँकि वो लेबल उसके साथ चिपका हुआ है अथरे होने का या ज़िद्दी होने का, तो फिर उसे ज़िद्दी और अथरे होने का रोल ही निभाना पड़ेगा। तो ये क्या सिचुएशन है और फैमिलीज इसमें अपने लव्ड वंस के लिए क्या रोल प्ले कर सकती हैं? हमने अभी कुछ एस्पेक्ट्स की बात की थी, तो उसमें हमने एक सिम्टम्स का एस्पेक्ट भी बात की थी कि जब हम एंगर को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें ये सिम्टम्स वाला एलिमेंट भी देखने की ज़रूरत है कि क्या किसी फ़िज़िकल सिम्टम्स की वजह से गुस्सा आ रहा है तो फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। उन्हीं सिम्टम्स में से एक सिम्टम है कि क्या कोई मेंटल इलनेस का सामना है पेशेंट को जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। अगर ये वजह है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि पहले फिर उस चीज़ को एड्रेस किया जाए। अब बहुत से घरों में प्रॉब्लम मूड डिसऑर्डर होता है, लेकिन घर वाले उसको सिर्फ मूडी समझते हैं, सिर्फ उसको सेंसिटिव समझ के उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करते रहते हैं और उनको कोई हल भी नज़र नहीं आता कि शायद ये हमारा लव्ड वन ठीक भी हो सकता है ऐसे वैसे। लेकिन देखा ये गया है कि ऐसे ही अफराद जब इलाज में आते हैं और राइट काइंड ऑफ मेडिकेशन मिलती है, काउंसलिंग स्किल्स जब लेते हैं वो, तो अपने गुस्से को मैनेज करना उनको आ जाता है और उनके लिए आसान भी हो जाता है। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट का रास्ता भी इख्तियार करना होता है जब कोई लव्ड वन से बात ही करना मुश्किल है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पीछे बहुत से पहलू होते हैं कि या तो साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं या कोई ड्रग एडिक्शन का मामला होता है जिसकी वजह से गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि उस शख्स से बात नहीं की जाती। हम अगर बात करें कि गुस्से को मैनेज कैसे करते हैं तो उसमें हम ये भी बात ज़रूर करेंगे कि गुस्से का इजहार भी करने के कुछ तरीके हैं। यानी अगर हमें कन्वे ही करनी है बात कि हमें गुस्सा है तो फिर वो हम बग़ैर चीखे चिल्लाए या तोड़ फोड़ किए भी कर सकते हैं। तो स्किल्स जब हम ऐसे शख्स को सिखा दें बातचीत करने पे, इवन लव्ड वन को भी सिखा दें कि ऐसे शख्स से बातचीत कैसे करते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि इजहार करना है लेकिन उसके कुछ रूल्स होने ज़रूरी हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि गेम, जैसे हर गेम के कुछ रूल्स हैं कुछ कंपटीशन के, तो गुस्से के भी कुछ रूल्स होने चाहिए। बेअसूली लड़ाई झगड़ा जो है उसके भी कुछ हमें रूल्स बनाने की ज़रूरत है कि इजहार कैसे करना है, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कैसे करना है। वो गुस्से की भी हो सकती हैं और गुस्से के पीछे, गुस्सा क्यों किसी को आता है उसके पीछे डेफिनेटली हर्ट मौजूद होता है, उसके पीछे कोई फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, तो वो अगर हम अंडरलाइंग रीज़न को तलाश कर लें तो वो भी हम कन्वे कर सकते हैं।
आपने जैसे बात की कि लव्ड वन क्या कर सकते हैं, तो उसमें पहली चीज़ है कि इस चीज़ को कंसिडर करना कि आया कोई सिम्टम्स इस तरह के तो नहीं है जो साइकेट्रिक इलनेसेस से मिलते हैं जाके, तो उसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर केमिकल इम्बैलेंसेस हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है। क्या कुछ नफ्सियाती या ज़हनी बीमारियों में गुस्सा एज अ सिम्टम भी सामने आता है? जी बिल्कुल, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में गुस्से का पहलू बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पर क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के 2 पोल्स होते हैं, जिसमें पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है या बहुत ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इतना एनर्जेटिक हो जाता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में गुस्से का पहलू बहुत कॉमन है। और इवन जो डिप्रेशन वाले एपिसोड्स हैं उसमें भी पेशेंट अपनी हर्ट का, अपनी पेन का इजहार बाजुका चिड़चिड़ेपन से या गुस्से से करता है, या कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव एक्ट करके करता है कि मुझसे कोई बात ना करे, या दरवाज़ा लॉक कर लेता है, अपने आप को उसमें रखता है, या ख़ुद को हार्म पहुंचाता है गुस्से में आके। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत कॉमन है गुस्से का पहलू। इसके अलावा बाकी जो इलनेसेस हैं उसमें भी बहुत कॉमन है, जैसे समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया की कुछ ऐसी एपिसोड्स भी होती हैं जिसमें गुस्से का पहलू बहुत ज़्यादा होता है। ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें एंगर का इशू बहुत डोमिनेंट होता है, और फिर वो एंगर घर वालों पे भी निकल रहा होता है, इवन बाहर कलीग्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई ऐसी अलामत तो नहीं है कि जिसकी वजह से गुस्सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है पेशेंट का। यानी ऐसा गुस्सा जिससे किसी मसले या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, इख्तलाफ राय का सलूशन होने की बजाय कोई हादसा हो रहा है, कोई हादसा होने का अंदेशा है और ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी पैदा हो रही है, हम उस गुस्से को के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। हम इसे सहूलत के लिए बीमार गुस्सा भी कह लेते हैं। वैसे गुस्से की या किसी भी जज्बे की इतनी बड़ी हुई शक्ल जो नुकसान पहुंचाने लगे, बहरहाल एक बीमार रवैये का दर्जा भी रखती है। अभी कुछ देर पहले आपने मेडिकेशन का जिक्र भी किया, तो क्या गुस्से की बड़ी हुई अनमैनेजेबल सी शक्ल के लिए कोई मेडिकेशन भी होती है? जैसे मैंने बात की कि उसके पीछे अगर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं तो डेफिनेटली हेल्प करती है मेडिकेशन पेशेंट्स को, कि उनके मूड को स्टेबल रखते हैं, और वो जो चिड़चिड़ापन या अग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो उनको हेल्प डेफिनेटली करती है। और ये चीज़ वाज़-ओ-क़ात फैमिली मेम्बर्स को इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इनिशियली नहीं होती है और बर्दाश्त भी करते रहते हैं वो, जिसकी वजह से मरीज़ की जो वो बीमारी है वो बीमार रवैयों में भी कन्वर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि बीमारी तो होती है अपनी जगह पे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बीमार रवैये भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें रूडनेस, जिसमें ऊंची आवाज़ें बात करना, जिसमें हाथापाई करना गुस्से में आके, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो डेफिनेटली साइकेट्रिक इलनेसेस में अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसमें मेडिसिन ज़रूर हेल्प करती हैं, लेकिन मेडिसिन से के साथ अगर पेशेंट को कुछ स्किल्स ऐसी सिखा दी जाएं एंगर को मैनेज करने की, इवन घर वालों को ये चीज़ें बता दी जाएं कि किस अंदाज से बात करनी है, कि असर्टिवली कैसे बात करनी है अपने लव्ड वन से, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट या कंप्लीट मैनेजमेंट तब होगी जब हम इन दोनों चीज़ों की हेल्प लेंगे, स्किल्स की भी और मेडिकेशन की भी। कुछ लोग ऐसे मौके पर सेल्फ मेडिकेशन का सहारा भी लेते हैं, इसके बारे में मुख्तसरन हमें कुछ बताइए, गो कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब महदूद है। तो क्या सेल्फ मेडिकेशन का कोई फ़ायदा होता है या नए मसाइल पैदा हो सकते हैं? और सेल्फ मेडिकेशन में एक मामला नशा आवर सब्सटेंसेस या दवाइयों का इस्तेमाल भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उससे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि एडिक्शन का शिकार हैं, उनकी ड्रग्स की तरफ शुरुआत जो है वो गुस्से के आलम में ही हुई थी। यानी किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और इम्पल्सिव से होके तो उन्होंने सिगरेट का इस्तेमाल कर लिया, या नींद के लिए कोई ऐसी दवाई खा ली कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और वहाँ से शुरुआत होती है, और क्योंकि इनिशियली हेल्प करती हैं वो चीज़ें, तो फिर बार बार इस्तेमाल करने को भी दिल चाहता है, और जब बार बार इस्तेमाल करेंगे
तो फिर उस पर डिपेंडेंस होना शुरू हो जाती है। और ये जितनी भी ऐसी दवाइयाँ जो हम सेल्फ मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका ऑपोजिट इफ़ेक्ट होता है, यानी पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट होता है। जिस मकसद के लिए हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसी नशा आवर अद्वियात, आगे चलकर उनका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। ना नींद आती है, ना सुकून मिलता है, ना ही गुस्सा कम होता है, ना ही रिलैक्सेशन मिलती है। तो इस हवाले से बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। सेल्फ मेडिकेशन वैसे भी बहुत से डैमेजेस क्रिएट करती है जो घरेलू टोटके हम खुद ही अपने ऊपर इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं इसके साथ आज अपने नाज़रीन से इजाज़त भी चाहूँगा। वक्त की कमी की वजह से हम इन्हीं मौज़ूआत को आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुदा हाफ़िज़।